नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस पढ़ेंगे और ये किताब है वो एनसीईआरटी की किताब है, क्योंकि आप जानते हैं इस समय चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सब जगह एनसीईआरटी की किताबें लागू हो गई हैं और वही पढ़ाई भी जा रही हैं। हालांकि ये वीडियो हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको पढ़ के काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इंग्लिश शब्द का भी इस्तेमाल हम बीच बीच में करते रहेंगे और हमारा जो फोकस है आपकी इस बुक पे जो कुछ दिया है इसको हम पढ़ाएंगे। इसमें हम इस चैप्टर का दो भागों में बांटकर पढ़ाएंगे और कोई जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत आराम से एक बात सुनिएगा। जो कुछ लिखना होगा ज़रूरी होगा मैं उसको बोर्ड पर लिख दूंगा, आप उन शब्दों को लिख लीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो। पिछला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था भोजन या कहाँ से आता है, तो उससे आपको पता ही चल गया होगा कि जो भी हम खाते हैं भोजन वो दो जगह से आता है, या पादपों से आता है जिसको कि हम लोग प्लांट्स कहते हैं, या तो एनिमल से आता है, मतलब जंतु से या वनस्पति से हम भोजन को प्राप्त करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन में जो भोजन के घटक हैं वो कौन कौन से घटक हैं, उससे हमें फ़ायदा क्या होता है। तो आपके बुक में आप देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप, क्योंकि इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी दी गई है, यानी कि क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया है। तो आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, ये अनेक राज्यों में विभाजित हुआ है और हर एक राज्य की अपनी अलग भाषा होती है, उनका अपना रहन सहन होता है, उनका पहनावा होता है अलग, उनका खान पान होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं, वहाँ के लोग पूरा कपड़ा फुल पहनते हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। सीधे आप दक्षिण में आ जाइए, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तो वहाँ देखते हैं ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग सांवले ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ का पहनावा भी अलग है। ठीक इसी प्रकार उनका खान पान भी अलग होता है। तो कहने का मतलब हमारा देश में अलग अलग भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं अलग अलग स्थानों पर, इसलिए वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान सब अलग अलग होता है। जैसे आपके बुक में दिया गया है कि पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के लोग सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं वो मक्के की रोटी पसंद करते हैं, राजमा का दाल पसंद करते हैं। जो चने का साग होता है, सरसों का साग होता है, तो सरसों के साग को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ दही है, घी है, ये सब मिलाकर अपना एक भोजन तैयार करते हैं और उनका ये भोजन उनके लिए काफ़ी फेवरेट होता है। ठीक, आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो आंध्र प्रदेश में लोग चावल, अरहर की दाल, सब्जी में कुंदरू सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी उनके लिए भी दही है, मट्ठा है और घी है, इन सब का जो है इस्तेमाल करते हैं। सलाद है, अचार है, तो सब जगह का जो भोजन होता है अलग अलग होता है। आप पश्चिम बंगाल चले जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको चावल मिलेगा और साथ साथ में मच्छी मिलती है, मछली। जितने भी समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है वो प्रदेश में ज़्यादा आपको मछली और चावल ही मिलता है खाने के लिए। दक्षिण में जाएंगे तो इडली सांभर मिलेगा। तो अलग अलग राज्यों में उनका भोजन अलग अलग होता है। और एक चीज़ भोजन शब्द से आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग यूपी में रहते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ जो मेहमान आएंगे तो आप उनको केवल एक खाना देंगे, या आपके यहाँ कोई मेहमान आता है या आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो भोजन के रूप में आपको केवल रोटी देते हैं। तो आपको कोई केवल रोटी नहीं देता है, रोटी के साथ साथ दाल भी देता है या सब्जी देगा, और नहीं तो मीट देगा। मतलब कोई भी भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो मांसाहारी नहीं है उनके घर में मेहमान को दाल, चावल, सब्जी, रोटी दिया जाता है, साथ में अचार भी दिया जाता है, उसके साथ साथ सलाद भी दिया जाता है, घी है तो घी दिए हैं। तो ये चीज़ भोजन में एक से ज़्यादा क्या डाल देते हैं, आपको व्यंजन देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भोजन, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फूड। फूड जो है एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है। जैसे
रोटी है, रोटी क्या है? एक व्यंजन है। सब्जी क्या है? एक व्यंजन है, यानी कि डिश है। दाल क्या है? एक डिश है, जिसको कि हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। इसी प्रकार अचार भी क्या है? एक डिश है। पापड़ क्या है? एक डिश है। दही क्या है? एक डिश है। तो जो डिश होता है, जिसको कि हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं, तो ये एक से अधिक व्यंजनों से क्या बनता है? हमारा भोजन बनता है। अब ये जो डिश है, डिश में हमने बताया दाल है, चावल है, सब्जी है, पापड़ है, रोटी है, ये सब क्या है? डिश है। ये सब मिलके क्या बना है? हमारा भोजन बना है। तो इस डिश को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमको कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। इन रॉ मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। ठीक है। जैसे अगर आप अक्सर देखिए वीडियो में आप देखेंगे कि भोजन जो बनाने की विधि होती है, कोई भी डिश आप तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है कि कैसे बनाया जाता है चाउमीन, तो चाउमीन बनाने के पहले वो आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। चाउमीन बनाने के लिए कहेंगे आप मार्केट से चाउमीन ले लीजिए, शिमला मिर्च ले लीजिए, पत्ता गोभी ले लीजिए, और मिर्च ले लीजिए, धनिया पत्ती ले लीजिए, नमक होना चाहिए, मसाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनको बोला जाता है रॉ मटेरियल। अब ये जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे आप देखिए सिंपल सी बात है, रोटी बनाना है, रोटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जरूरत पड़ेगी? तो आप बताएंगे ना। रोटी में दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है पानी, दूसरा होता है आटा। पानी को आटे के साथ या आटे को पानी के साथ गूंथ करके लोई तैयार करते हैं। लोई से गोला गोला छोटा छोटा लोई काटते हैं, उसको फिर क्या करेंगे? एक चौका बेलने की मदद से एक रोटी का आकार देंगे और तवा पर सेक करके रोटी बना लेते हैं। तो हमारा रोटी क्या हुआ? एक डिश हो गया। बना किससे? एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स से बना। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में जैसे हमारा आटा है ना, और पानी है। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में, आटा में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कुछ घटक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है घटक। इसी घटक को, अब देखिए ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये कहाँ से मिलता है? जंतु से मिलता है, वनस्पति से मिलता है। जो इंग्रेडिएंट्स है, ये जंतु से भी मिल जाता है अथवा वनस्पति से मिलता है। मिलता यही दो स्थान से है भाई, तीसरे स्थान से कुछ नहीं मिलता है। या हम इसको जंतुओं से प्राप्त करेंगे या वनस्पतियों से, यानी पेड़ पौधों से। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें पाया जाता है कंपोनेंट्स, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है घटक। इन्हीं जो घटक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है पोषक पदार्थ। क्या कहेंगे? पोषक पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिएंट्स। बात समझ में आ गई? पोषक पदार्थ किसे कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है। ये पोषक पदार्थ को की आवश्यकता किसको होती है? जो जीव है, यानी कि हमारे शरीर को इन्हीं पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे कि ये कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं? तो कुछ जो मेजर पोषक पदार्थ हैं उसको आपको हम बता दे रहे हैं। मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि प्रमुख पोषक पदार्थ, जैसे हैं प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स, हिंदी में प्रोटीन ही लिखा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। और ये है फैट्स, यानी कि वसा। और तीसरा, इसके अलावा आप देखेंगे विटामिन्स भी मिलता है। विटामिन्स है, मिनरल्स है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और भी पदार्थ हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स हैं। डाइटरी
फाइबर्स, वाटर यानी कि पानी। प्रोटीन को प्रोटीन ही लिखा जाएगा हिंदी में। कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट ही लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये आपका वसा है, ये विटामिन्स है, ये है मिनरल्स माने कि ठीक है खनिज लवण। और डाइटरी फाइबर्स है, इसको रुक्षांश कहा जाता है। रुक्षांश शब्द का इस्तेमाल किया गया, बाकी ये पानी है। तो जो हमारा भोजन है, हमारे भोजन में कहीं ना कहीं जो हमारा कंपोनेंट्स होता है, हमारा घटक होता है, ये हमारा मुख्य घटक यहाँ 5 है। ये हमारा मुख्य घटक है, ये यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ को आप इन सभी नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप याद करेंगे, एक बार समझाने की जो हमको ज़रूरत पड़ रही है। फिर से बता दे रहे हैं, भोजन एक से अधिक डिश से मिलकर बना होता है, यानी कि एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बना होता है। जो व्यंजन बनता है वो अलग अलग उनका नाम होता है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मैगी, पनीर, दुनिया भर का है सब्जी जो होती है, वो सब अलग अलग व्यंजन है, अलग अलग डिश है। और ये डिश अलग अलग या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। इंग्रेडिएंट्स, हमने पहले चैप्टर में ग्रेडिएंट शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। तो ये इंग्रेडिएंट्स से बना होता है। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में हमको मिलता है कंपोनेंट्स या घटक, और इन्हीं कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ। और इन्हीं पोषक के पदार्थ की मदद से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, और क्या कहते हैं, हमारी हाइट डेवलप करती है, हमारी लंबाई, सब कुछ, मतलब जो स्वस्थता का जो कारण होता है, जो हमको एनर्जी मिलती है, ये सब इन्हीं कंपोनेंट्स या पोषक पदार्थों की मदद से मिलती है। और उसमें से कुछ जो प्रमुख पोषक पदार्थ हैं उनके नाम ये हैं। इसमें से 5 जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स यानी खनिज लवण है। इन सब मुख्य पोषक पदार्थ कहलाते हैं। बाकी 2 एक रुक्षांश और पानी, जिसको कि इंग्लिश में डाइटरी फाइबर्स कहा जाता है रुक्षांश को, और वाटर को आप जानते हैं, पानी को वाटर कहा जाता है। ये सब हमारे शरीर के लिए काफ़ी इनकी आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न ये उठता है, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन है कि नहीं है, वसा है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इस चीज़ या विटामिन्स, मिनरल्स, ये कैसे हम पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर जो 3 चीज़ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबको हम आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपके बुक्स में इसको टेस्ट करने की विधि दी गई है इन 3 चीज़ का। बाकी विटामिन्स, मिनरल्स, इसका पता लगाने के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा। बिना लैब में जाए आप इसको पता नहीं कर पाएंगे, और आप केवल 3 चीज़ ही पता कर सकते हैं आसानी से। वो है वसा, वो है प्रोटीन, और वो है कार्बोहाइड्रेट। चलिए हम कैसे पता लगाएंगे, आइए हम इसको देखते हैं। इसका टेस्ट करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सामान आपको लाना पड़ेगा। कुछ सामान में आप ले लीजिए आयोडीन का विलयन, आयोडीन का विलयन माने सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ऐसे लिख देते हैं। चलो, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक, हिंदी में कहेंगे इसको आयोडीन का विलयन। दूसरा हमको लेना है कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तीसरे नंबर पे हमको चाहिए सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। देखिए, हिंदी में इसको कहा जाएगा कि आयोडीन का विलयन, और इसको कहा जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन, और इसको कहा जाएगा कास्टिक सोडा का विलयन, ठीक। और आप यहाँ लेंगे क्या, कुछ परख नली लेंगे, यानी कि टेस्ट ट्यूब।
ठीक है। इसके अलावा आप ले लीजिए एक ड्रॉपर ले लीजिए। इन सब की मदद से हम तीन चीज़ का यानी कि प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये मार्केट में रेडीमेड हमको आयोडीन का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करेंगे? तब आप क्या करिएगा, कॉपर आपको मार्केट में जाएंगे तो आयोडीन टिंचर मिल जाएगा, ठीक है, टिंचर आयोडीन, आप उसको ले लीजिएगा इसके स्थान पर। और कॉपर सल्फेट का जो सलूशन नहीं मिला तो कॉपर सल्फेट का पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार कास्टिक सोडा का भी पाउडर मिल जाता है। आप इसको मार्केट से ख़रीद लीजिए और इसको घर पर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी है, बुक्स में भी दिया गया है और समझना भी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पदार्थ को मुंह में मत डालिएगा, टेस्ट मत करिएगा, नहीं तो नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो भी काम कर रहे हैं अपने गार्जियन या स्कूल में है तो टीचर के मदद से ही करिएगा, उनकी उपस्थिति में ये काम करना। यदि आपको नहीं मिला तो क्या करेंगे आपको ये बनाना है ना सलूशन, आप कॉपर सल्फेट या आयोडीन का सलूशन बनाना है। आयोडीन का विलयन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें क्या करिए, परकनली है और इस परकनली में आधा पानी से भर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या करिए, कुछ बूंद या 2-3 बूंद 4 बूंद जो भी होगा आयोडीन टिंचर इसमें डाल दीजिए। आयोडीन टिंचर डाल देंगे तो ये जो सलूशन तैयार हो जाएगा ये बन जाएगा सलूशन ऑफ आयोडीन का हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट का बनाना है सलूशन, तो उसमें क्या करेंगे, जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का पाउडर, ठीक है, कितना 2 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं 2 ग्राम, 100 ml पानी, यानी कि 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, आप कॉपर सल्फेट का पाउडर इसमें डाल देंगे, उसको घोल देंगे, घोल के रख देंगे। कुछ देर में काफ़ी जो पूरा बढ़िया से ये पाउडर घुल जाएगा। और जब घुल जाएगा तो जो विलयन तैयार होगा वो किसका बन जाएगा, वो आपका सलूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन बन के तैयार हो जाएगा। कितना डालेंगे, ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट में 2 ग्राम आपको जो है पाउडर डालना है, कितने में, 100 मिलीलीटर पानी में। लेकिन नहीं, आपको कास्टिक सोडा का जो सलूशन तैयार करना है इसमें क्या करेंगे, 10 ग्राम डालेंगे पाउडर, कितना, 10 ग्राम, कितने पानी में, 100 ml पानी में। याद रखिएगा 100 ml में 10 ग्राम रहेगा कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट में 2 ग्राम केवल कॉपर सल्फेट का रहेगा, ठीक है। और बनकर आपका तैयार हो गया, घोल के आप रख दीजिए। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, चलिए हम टेस्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रकार के होते हैं, अकेला नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से शर्करा होता है और दूसरा होता है क्या, मंड होता है। मंड को क्या बोलते हैं, एक होता है शर्करा कार्बोहाइड्रेट में और दूसरा मंड होता है। मंड को इंग्लिश में स्टार्च कहा जाता है, क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो हम स्टार्च का परीक्षण करेंगे। हम क्या करेंगे, जिस भी भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ को हम लेंगे और उसका थोड़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। चाहे वो कच्चा पदार्थ हो या पका हुआ भोजन हो, जिस भी भोजन का अगर हमको टेस्ट करना है तो उसका थोड़ा सा हम भोज्य पदार्थ को लेंगे, फूड आइटम को, और उसके ऊपर लेकिन पेस्ट बना के, और उस पेस्ट पे 2-3 बूंद क्या डालेंगे, आयोडीन का जो सलूशन है, 2-3 बूंद किसकी मदद से, इस ड्रॉपर की मदद से। ड्रॉपर क्या होता है, एक ऊपर जो है एक रबड़ लगा होता है, उसमें हवा भरी रहती है और नीचे पाइप होता है, और उसको आप दबा करके किसी द्रव में रखेंगे और फिर छोड़ देंगे तो उस पाइप जैसी जो नली होती है ड्रॉपर की, उसमें वो द्रव आ जाता है। फिर ऊपर से दबाएंगे तो बूंद बूंद कर वो चूता है। तो उस ड्रॉपर की मदद से क्या करेंगे, हम आयोडीन के सलूशन को लेंगे और जो वो भोजन का जो भोज्य पदार्थ है जिसका हमने पेस्ट बना के रखा है उस पर 2-4 छबूंदे गिरा देंगे। गिराने के बाद थोड़ी देर में देखेंगे अगर उस भोजन का कलर बदल जाता है। कलर किस में बदलेगा, वो नीला हो जाता है अथवा काला हो जाता है, नीला अथवा काला हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें स्टार्च है। जैसे आलू देख रहे हैं, आलू में स्टार्च पाया जाता है। तो आलू क्या करेंगे, आलू काट लीजिए
और काट के उस टुकड़े पर, कटे टुकड़े पर आप क्या डालेंगे, 2-3 बूंद आयोडीन का सलूशन डालेंगे, आयोडीन का विलयन डालेंगे। विलयन डालने के थोड़ी देर बाद देखेंगे उसका रंग काला या नीला हो जाता है। अगर काला नीला हो गया तो इसका मतलब है हो क्या जाता है, इसमें हो जाना है, क्योंकि आलू है, आलू में स्टार्च पाया जाता है और स्टार्च का फिर रंग आयोडीन की उपस्थिति में नीला या काला हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें जिस भी पदार्थ का भोजन है अगर ऐसा होता है, इसका मतलब उसमें प्रेजेंस है क्या, स्टार्च। तो इस प्रकार हम जितने भी भोजन को टेस्ट करना चाहेंगे कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको करना है ना प्रोटीन का टेस्ट। तो प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए हमको क्या करेंगे, याद रखिए, अगर मान लिया ठोस है तो उसको हम पाउडर बना लेंगे, या उसको पका है तो उसको पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाना ज़रूरी है। पेस्ट बनाने के बाद उसको एक परख नली में उसका थोड़ा सा भाग डाल देंगे। किस में डालेंगे? एक परख नली, परख नली है, इसी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भोजन का टुकड़ा इसमें डाल देंगे, टुकड़ा माने पेस्ट बना के, और उसको पूरा घोल लेंगे। घोलने के बाद ये देख रहे हैं जो कॉपर सल्फेट का सलूशन है 2 बूंद डाल दीजिए, और जो कास्टिक सोडा का सलूशन है 10 बूंद डाल दीजिए, और डाल के घोल दीजिए। इसको घोलने के बाद कुछ बार देखें, कुछ देर बाद देखेंगे यदि इसका रंग बैगनी हो जाता है तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन्स है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फैट्स यानी वसा को टेस्ट करेंगे कि वसा है कि नहीं है। तो वसा के लिए इन बिल्लियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए क्या करेंगे, एक पेपर ले लीजिए। पेपर में जिस भोजन को या जिस इंग्रेडिएंट्स में हमको चेक करना है कि इसमें फैट्स है कि नहीं, उसको क्या करेंगे, उस कागज़ में रख देंगे लपेट करके, और लपेट कर रखने के बाद उसको खून देंगे या उसको पीस देंगे। ऐसे कूटेंगे, ऐसे पीसेंगे उसको कि जिससे कि कागज़ फटने न पाए। अब जब उसको कूट के महीन कर लेंगे तो कागज़ को आप खोलेंगे सावधानीपूर्वक। खोलने के बाद देखेंगे क्या जो पदार्थ पड़ा था उसमें कोई धब्बा दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए उसमें धब्बा है और हमको महसूस हो सकता है ये पानी का धब्बा हो, तो क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा धूप में सुखा देंगे। सुखाने के बाद यदि उसमें धब्बा दिखाई पड़ता है तो समझिए जो उस धब्बा दिखाई पड़ा वो वसा यानी कि फैट्स का धब्बा है। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो पानी का धब्बा था, इसमें फैट्स नहीं है। बस ये हमारा टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है। इस टेस्ट को आप अपने घर में कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं विटामिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और विटामिन्स हम जानते हैं कि विटामिन्स कमी से बहुत सारे रोग होते हैं जो कि आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन विटामिन्स भी देखते हैं ना तो अनेक प्रकार के विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। लेकिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन 12। तो ये सब मिलके बहुत सारे विटामिन होने के नाते इसको कहा गया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे हम बताएंगे। इसके अलावा हमारे शरीर को ये डाइटरी फाइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि जब भोजन किया जाता है तो सलाद के रूप में आपको खीरा हुआ, प्याज हुआ, मतलब जिसमें जो फाइबर्स होता है वो सारी चीज़ खाने को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल करें। और पानी भी आप जानते हैं पानी कितना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तब भी जीवित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि जैसे जब भोजन आप पचाते हैं, भोजन पचने का मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है वो, तो कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमें हमारे ब्लड में कैसे जाएगा? इस पानी की मदद से जाएगा ना। पानी की मदद से पचा हुआ भोजन हमारे ब्लड में जाता है, और इन्हीं पानी के माध्यम से जो शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, वो मूत्र यानी यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है या पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है।
तो जानते हैं ये प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। या सीधी सीधी समझिए, जो हमारा शरीर बना है कोशिकाओं से मिलके बना है। क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं, लिखते चले हम, जो कोशिका होती है, सिंपल समझिएगा, बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कोशिका आपस में मिलके बनाती है टिश्यू, जिसको कि हिंदी में कहते हैं ऊतक। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल और ऊतक को कहा जाता है टिश्यू। ये ऊतक आपस में मिलके बनाते हैं अंग का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, और यही ऑर्गन्स आपस में मिलके बनाती है शरीर, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, ये कोशिका से ऊतक बना, ऊतक आपस में मिलके अंग बनाए, अंग आपस में मिलके पूरे शरीर का निर्माण किए हैं। तो ये कोशिकाएं कि अगर टूटी फूटी कोशिका है, उसकी मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। नई कोशिकाओं का निर्माण, जैसे एक कोशिका से 2 कोशिका बना, 2 से 4 बना, इनका बनाने में कौन मदद करता है? प्रोटीन करता है। इसका मतलब ये हम कहें, क्योंकि कोशिकाओं से ही शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है, तो इसीलिए कोशिका को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, बॉडी बिल्डिंग्स फूड। ठीक है, इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात अगर करें हम, तो कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देती है, फैट्स भी हमको ऊर्जा देती है। देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से फैट्स ज़्यादा ऊर्जा देती है। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, तो 1 ग्राम फैट से 100 किलो कैलोरी ऊर्जा से ज़्यादा देगा फैट। तो यानी कि इसमें ज़्यादा ऊर्जा है फैट में, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन दोनों क्या करता है? ऊर्जा ही देता है। तो सीधी सी बात आप समझ जाइए कि इन दोनों को हम क्या कहेंगे? तब एनर्जी मेकिंग कहा जाएगा या एनर्जी गिविंग फूड कहा जाएगा। भाई कार्बोहाइड्रेट जब हमको एनर्जी दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। और इसको क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड। दोनों याद कर लीजिए, बॉडी बिल्डिंग फूड है और ये एनर्जी गिविंग फूड है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फैट्स को खा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स को खाइए। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप संतुलित रूप में नहीं खाएंगे, कोई भी चीज़, तो आपको नुकसान करेगा। ज़्यादा पढ़ना भी नुकसान है और ज़्यादा न पढ़ना भी, कम पढ़ना भी नुकसानदायक है। ज़्यादा सोते रहोगे तब भी शरीर के लिए नुकसान करेगा और हमेशा जगते रहोगे तब भी नुकसान करेगा। तो ना कोई चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए और ना ऐसा करिए कि बहुत कम ही खाइए। जैसे आगे हम जो संतुलित भोजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना ही हमें लगता है कि इस वीडियो में पर्याप्त है। आगे अगले वीडियो में हम आपको संतुलित भोजन के बारे में बताएंगे और साथ साथ में इनकी डिफिशियंसी से, मतलब इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है, बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार।